हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस दिखेंगे जो क्लासेस 9 और 10 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस टेरी जो इसको ऑर्गेनाइज कराती है इस ओलंपियाड को, उसने भेजा है एक बुकलेट जिसमें टू क्लासेस का एक ग्रुप है, क्लास 9 और 10 का। क्लास 6, 7, 8 का एक ग्रुप था, उसके लिए भी इन्होंने 125 क्वेश्चंस का सैम्पल पेपर भेजा था। बच्चों ने 100 रुपये दे के वो बुकलेट मंगाया था। क्लास 4 और 5 का एक अलग से ग्रुप था, क्लास 6, 7, 8 का अलग से और क्लास 9, 10 का अलग से। तो इसमें आपके लिए 125 क्वेश्चंस होंगे। 125 क्वेश्चंस का मतलब ओनली 125 नहीं है, आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी देखने हैं, ऑप्शन को सर्च करना है ताकि आप इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक ले पाएँ। क्योंकि एक आंसर में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी इसमें कुछ अच्छी रैंक ले पाएंगे आप, जो भी कैश प्राइज है वो जीत पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है। मॉक क्वेश्चन पेपर है ये। तो टेरी जो इसको ऑर्गेनाइज कराती है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो लेवल 3 के लिए ही है, क्लास 9 और 10 के लिए। हालांकि इन क्वेश्चंस का लेवल इतना हार्ड नहीं है, क्लास 6, 7 और 4, 5 वाले क्वेश्चन ठीक थे। ये क्वेश्चन आपके लिए इतने हार्ड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस को रिसर्च करेंगे थोड़ा सा ऑप्शंस के ऊपर, तो आपके लिए ये ओलंपियाड इजी रह सकता है और आप अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप थोड़ा अनुमान लगाएंगे तो इसका आंसर बता सकते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग सॉल्यूशंस टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड आल्सो एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द प्रोसेस, यू आर एन इकोप्रेन्योर। अगर एनवायरमेंट की बात होगी तो इको आपको लगा मिलेगा आगे, इकोप्रेन्योर। तो आप कुछ भी नया कर रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से और अपने बिजनेस को इसमें बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इकोप्रेन्योर कहलाएंगे। तो मैं बता रहा था कि तीनों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, आप तीनों के बारे में जानते हो कि साइंटिस्ट का तो मेरे ख्याल से पता होगा, एजुकेशनिस्ट क्या होता है, रिसर्चर क्या होता है, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट। तो इसका मतलब जो वेस्ट होता है उसका हम कैसे अच्छे से निपटारा कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लर्न करने की, याद करने की ज़रूरत है। पहले तो वेस्ट का कलेक्शन करेंगे, उसमें से देखेंगे रिसाइकलिंग वाला कौन कौन सा मटेरियल है। रिसाइकलिंग के बाद वेस्ट सिग्रीगेशन करेंगे, अलग थलग करेंगे, जो सूखा है, ड्राई है, जो वेट है उनका, और फिर उसको वेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, लास्ट में उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये है एक वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, कैसे हम निपटारा पा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिसाइजिंग सोशल डिस्टेंसिंग हैज़ बीन लिस्टेड एज ए मेजर रिस्क इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सजेस्टेड मेंटेनिंग हाउ मच डिस्टेंस वाइल प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंस। तो आपने देखा था कि 6 फीट की दूरी, 1 मीटर कितना गवर्नमेंट ने बोला था कोरोना में, एक दूसरे से 6 गज की दूरी बना के रखने को बोला था, मतलब 1 मीटर आपको बना के रखना था। मतलब कोरोना से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा देखना है। उसके वायरस का क्या नाम था, क्या क्या उपचार किए गए थे, कौन कौन सी वैक्सीन्स देश में लगाई गई थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी लगाई गई थी, तो इसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इन क्वेश्चंस का आंसर आप, ऐसे क्वेश्चंस क्लास 6, 7, 8 के लिए मैंने 3 वीडियो बनाई है जिसमें 125 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपको वो वीडियोज़ भी देखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके कुछ ना कुछ तो इस ओलंपियाड में ज़रूर काम आएगी। आपको वो सभी क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेने चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट मेथड टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिजीज इज टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन पाथवे। द हाई विरुलेंस एंड प्रीवेलेंस ऑफ बुबोनिक प्लेग टुक ए हैवी टोल ऑन ह्यूमन लाइफ। एक बार प्लेग फैला था 1930 के आसपास, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, तब प्लेग के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो उसी के बारे में, कोज बाय ए बैक्टीरियल स्ट्रेन यर्सीनिया पेस्टिस, दिस डिजीज़ वॉज ऑल्सो नोन। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, प्लेग के बारे में, ठीक है। तो आपको इनका भी नॉलेज होना चाहिए कि इनसे रिलेटेड टर्म क्या क्या होंगी, क्या क्या इनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटिकल्चर रेफर टू द कल्टिवेशन ऑफ विच फ्रूट। तो आपको
किस फ्रूट की खेती को क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे विटिकल्चर है वो ग्रेप्स से रिलेटेड है, तो आपको एप्पल का भी पता होना चाहिए, पाइनएप्पल, एग का भी पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी इधर ऐसी कल्चर हैं जो फ्रूट से रिलेटेड हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे रेशम का है, सेरिकल्चर होता है, रेशम के कीट पालना, इंसेक्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 256 सिक्स क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज द लैंड कैपेबल ऑफ बीइंग प्लॉड आर यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स नॉन एज। तो दिस इज नोन एज एरेबल लैंड, जिस पे हम अच्छे से खेती कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना भूल गया था, इधर लिखा है लेवल 3 4 क्लासेस 9 and 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप्स नीड बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, विच वन इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट अमंग द फॉलोइंग। एक माइक्रो है, इसका मतलब बाकी क्या है, बाकी मैक्रो हैं। तो आप बस माइक्रो का इसमें जानेंगे, आयरन। आयरन क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। बाकी क्या है, मैक्रो हैं, जो ज़्यादा ज़रूरत होती है। आयरन का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, बट नाइट्रोजन मिट्टी में होना चाहिए, पोटेशियम और कैल्शियम ये मिट्टी में होना चाहिए, वरना ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो कॉटन आपको कहाँ से मिलती है, तो आपको मेरे ख्याल से जो इसका प्लांट होता है, प्लांट का फ्रूट होता है, वहाँ से कॉटन मिलती है। वो खिलता है, पहले तो वो फ्रूट जैसा रहता है, फिर वो धूप लगने से खिलता है और उससे हमें कॉटन निकालते हैं। लीफ, स्टेम और रूट से तो होती नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रूट से मिलती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लीफ से मिलती है। जैसे चाय है, चाय क्या होती है, प्लांट की लीफ से बनती है। ठीक है, स्टेम होता है और रूट्स होती हैं, तो उनसे क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल। सॉइल का मतलब सबसे पहले वाले में ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद कम, उसके बाद कम, लास्ट में सबसे कम। तो ये भी आपको डायरेक्ट लर्न करने की ज़रूरत है। पहले ग्रेवल मिट्टी अच्छी रहती है, फिर सैंड, फिर स्लिट और फिर क्ले। ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता तो इसको आप रिवर्स कर देते, क्ले, स्लिट, सैंड एंड ग्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ बोटनी दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ग्रास। ग्रास से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी। तो ऐसी बहुत सारी स्टडी हैं जो डिफरेंट टर्म से रिलेटेड हैं, आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए। फिशिस से रिलेटेड स्टडी है, एनिमल से रिलेटेड स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ मैनी थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इन तीनों के बारे में सीख सकते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड बार्ले आर मेंबर्स ऑफ द ग्रास फैमिली, while pseudo cereals don't belong to the grass family but serve the same purpose of nutrition. Which among the following is an example of pseudo cereal? तो ये कौन सा pseudo cereals का एग्जाम्पल है इनमें, तो बक व्हीट ये pseudo cereal का एग्जाम्पल है, बाकी तो नहीं है। बक व्हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ pseudo cereal. Next question, name the system of farming that includes crop production, raising of livestock, etc. all practice on one farm. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिक्स्ड फार्मिंग का एग्जाम्पल है ये। दैट इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन, रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक एक्सेट्रा, दिस इज मिक्स्ड फार्मिंग। तो आप इन तीनों के फार्मिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है और मिक्स्ड रोटेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज बुश और ट्री फार्मिंग. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश in 19th century. Important features are that it is a single crop farming, is largely export oriented and is confined which tropical areas of the world. Name the farming. तो इसमें बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, आप अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तभी आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे. दिस फार्मिंग इज प्लांटेशन फार्मिंग. प्लांटेशन फार्मिंग में ये जो इवेंट्स होते हैं वो सब होते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज एक्सट्रीमली important for sustenance of life on the earth. Nearly all the energy in the earth's ecosystem originates within the sun. How does this energy flow take place in the ecosystem? तो ये कैसे करती है? वाया द फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब से ये एनर्जी इकोसिस्टम में टेक प्लेस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिप इरिगेशन हैज़ द पोटेंशियल टू सेव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बाय अलाउइंग वाटर to the drip slowly to the roots of plant either from above the soil surface or buried below the surface. Which of the following is not a benefit of drip irrigation? तो ड्रिप इरिगेशन है, ये इजराइल ने टेक्निक डेवलप की थी। इसकी वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट होने से बचता है, सीधा डायरेक्टली रूट्स में पानी दे दिया जाता है। तो इसका ये सही है। इट रिड्यूस आवर वाटरिंग, नो वाटर इज वेस्ट थ्रू रन ऑफ इवेपोरेशन, और इट वाटर्स द रूट जोन डायरेक्टली। तीनों सही हैं, बस ये गलत है। इट इंक्रीज ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ये इसमें पॉसिबल नहीं होता, बाकी तीनों होता है ड्रिप इरिगेशन में। इस इरिगेशन के डेवलप के बाद बहुत मतलब पानी को बचाया जा चुका, वरना सबसे ज़्यादा पानी 1/3 जो वाटर है अपने अर्थ में, जो प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, उसका 1/3 इरिगेशन में ही यूज हो रहा था, मगर इसके आने के बाद वो थोड़ा कम हुआ है। Clay loam contains a good deal of plant nutrients and supports most types of plant and crops. It has good water holding capacity and is used for crop which need lots of water. Which crop is grown on clay loam soil? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैडी। पैडी क्रॉप इज ग्रोन ऑन क्ले लॉम सॉइल। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। Climate change is having far-reaching impacts on agricultural production, which is most likely to challenge food security in the near future. Which of the following is not a specific challenge with regard to climate change and food security? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाइमेट चेंज इम्प्रूव द क्रॉप। क्लाइमेट चेंज क्रॉप को इम्प्रूव करता है, बाकी ये सब चीज़ें नहीं करते। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर उसके आंसर पर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डायनामिक कंटिन्यूअली इवॉल्विंग एंड इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ पीपल एंड प्लेसेस एंड एन अंडरस्टैंडिंग दैट सोशल एंड बायोलॉजिकल डायमेंशन आर इंटर रिलेटेड। दिस कंसेप्ट आइडेंटिफाइज दैट ह्यूमन यूज नॉलेज एंड बिलीफ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड वाइस वर्सा। दिस टर्म इज रिलेटेड विद बायोकल्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स हार्बर द ग्रेट अमेजोनियन फॉरेस्ट? तो अमेजन रिवर जहाँ बहती है वहाँ ही अमेजोनियन फॉरेस्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साउथ अमेरिका। तो ये जहाँ साउथ अमेरिका में कंट्री जैसे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, उधर अमेजन ये फॉरेस्ट हैं। Next question, a forest is considered to be a carbon sink if it absorbed more carbon from the atmosphere than it releases. It then deposits the carbon in forest biomass such as trunks, branches, roots and leaves, in dead organic matter such as litter and dead woods and in soil. The process of carbon absorption and deposition is known as। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बन का अब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इसको बोलते हैं। कार्बन द प्रोसेस ऑफ कार्बन अब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन इज नोन एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a carbon footprint is the total amount of greenhouse gases generated by our actions. Which of the following does not contribute towards lowering your carbon footprint? तो इसका आंसर हो जाएगा leaving the car engine in switch on mode at red light signal। ये कार्बन का मतलब वो नहीं है, इससे कार्बन फैलता है। बाकी चीज़ें क्या हैं? इको फ्रेंडली हैं, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी में आती हैं।
राइडिंग ए बाईसाइकिल टू स्कूल, स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ रहता है, क्लीन रहे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इवेंट अफेक्टिंग द क्लाइमेट। जो क्लाइमेट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता वो कौन सा है? तो ये है रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। बाकी सब करते हैं, थोइंग परमाफ्रॉस्ट, अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, वोल्केनिक इरप्शन, ये सारे नेचुरल इवेंट हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। बट रिलीज ऑफ ग्रीन गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज ये नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस डज नॉट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। जिसकी वजह से हीट नहीं होती वो कौन सी गैस है? तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट, विच ग्रीन हाउस गैस डिफर्स फ्रॉम अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन सेवरल वेज। वन being that its effect depends on its altitude or where it is located in the atmosphere. तो which gas is this? This is ozone. ओजोन इज ए ग्रीन हाउस गैसेज। तो आपको ग्रीन हाउस गैसेज का पता होना चाहिए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं और इनके क्या यूजेज हैं, क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन of carbon dioxide, methane, nitrous oxide and certain manufactured greenhouse gas have all risen significantly over the last few hundreds. The concentration of methane in the atmosphere has more than doubled since pre-industrial times. This increase is predominantly due to agriculture and fossil fuels use. तो आप ये अच्छे से देखेंगे, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ये इसमें फॉल्स है, बाकी सब ट्रू हैं। जो पहले तीनों हैं वो सब ट्रू हैं। तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड डो नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ये नॉट यहाँ से अगर मैं हटा दूँ तो ये चारों स्टेटमेंट अब सही हो जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर द फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, आप खुद इनका प्रैक्टिस कीजिए, आंसर लगाने का प्रैक्टिस कीजिए 4-5 सेकंड। मैं आपको टाइम दूंगा और उसके बाद डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। डी, ए, सी। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद आप आंसर पर जाइए। This statement is totally true. 50 लीटर of water per day to maintain health and hygiene. खाना पीना नहाना सब आ गया इसमें कि एक आदमी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज ने रिकमेंड किया है कि 50 लीटर पानी तो चाहिए ही चाहिए। This is false statement. इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी वाटर सिस्टम। तो ये इंडिकेशन हो जाएंगे इसके लो टेम्परेचर, हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रल पीएच। दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी वाटर सिस्टम्स। कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली लर्न करने होते हैं, ऑप्शन में नहीं जाना होता। कुछ क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन में भी सर्च करना चाहिए कि इनका आंसर क्वेश्चन क्या बनेगा और मैं ये लर्न करूं। इट्स करेक्ट आंसर इज पार्टिकुलेट मैटर।
CO and NO, carbon monoxide and nitrogen oxide, maroon, this is एयर आउटसाइड इज़ सेवरली अनहेल्दी, बाकी हेल्दी हैं, और मैरून कलर है, इसको लॉन्च किया था नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स न्यू दिल्ली में अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। तो मैरून कलर है, उससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ की एयर अनहेल्दी है। येलो, ऑरेंज और वाइट, ये भी कुछ मेजरमेंट हैं जिनसे पता चलता है कि एयर क्वालिटी कहाँ है। तो जो दिल्ली का एयर क्वालिटी मापा गया था, दिल्ली का और कैपिटल, वो मैरून कलर का था। वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है। फ़ोटो कॉपिंग करेंगे, इंडस्ट्रियल एमिशन होगा, डिस्चार्ज ऑफ केमिकल सॉल्वेंट होगा। ये तीनों ही ग्रीन इकनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, बहुत ही हार्मफुल हैं ये, और ये हमारे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को भी इफ़ेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड डजंट इमिट इन इंसिनरेशन ऑफ प्लास्टिक, बाकी सब प्लास्टिक को जलाएंगे तो ये सब निकलता है कैडमियम, जो बहुत ही हार्मफुल है, कैंसर का इसकी वजह से हो जाता है, अमोनिया एंड डाइऑक्सिन। कुलेट crushed glass that is suitable for recycling by glass manufacturer is called cullet. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सैनिटरी लैंडफिल्स। What is the term used for fats, oil and grease present in the garbage? These have low solubility in water and take a lot of time to degrade biologically. तो this is known as lipids. जितना लिपिड होगा वो उसमें उतना ज़्यादा टाइम लेगा डिकम्पोज होने में। नॉन ग्लोजी पेपर कैन बी आइदर रिसाइकल्ड और यूज्ड एज एन इनपुट टू द वेट compost pile. This is true or false? This is true. Non-glossy paper can be either recycled or used as input to wet compost pile. Next question, inert waste is waste which is neither chemically or biological reactive nor will decompose. An example of this is sand. Next question, glass can be recycled एनी नंबर ऑफ टाइम, ग्लास को कितनी बार भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। ऑयल स्पिल्स आर अ मेजर थ्रेट टू मैराइन इकोसिस्टम्स। इन जनवरी 2017 द कोस्ट लाइन ऑफ विच सिटीज़ इन इंडिया फेस दिस इश्यू। तो जब भी पानी में, समुद्र में ये जो ऑयल टैंक हैं ये पलट जाते हैं तो बहुत सारा तेल फैल जाता है। उससे क्या है, बहुत सारी मछलियाँ मर के ऊपर आ जाएंगी पानी के, और वो हवा से पूरा इसमें कोस्ट लाइन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारा एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो ये जो समस्या है, चेन्नई कोस्ट लाइन, जहाँ चेन्नई का समुद्र तट है, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ मर के आ गई थी, उसने फेस किया था, जिससे बहुत बैड स्मेल आती है, मतलब वहाँ खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं होता, और बहुत सारे मतलब एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। चेन्नई में ऐसा देखने को मिला था। तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी आपको वहाँ का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। अनदर नेम फॉर पेट्रोलियम इज़, तो पेट्रोलियम का दूसरा नाम है डायनासोर वाइन। डायनासोर वाइन।
45th question of this video, recycled water that is unsuitable for drinking is called as lilac water. Lilac water is a water that is unsuitable for drinking but it is recycled. Next question, most of the companies nowadays are just dash, that is portraying themselves as environment friendly, however their business practice don't support it. तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ग्रीन वॉशिंग के नाम से जानी जाती हैं। ग्रीन वॉशिंग, तो आपको सर्च करना चाहिए कि ग्रीन लेसिंग का क्या मतलब होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये सब आपको सर्च करना चाहिए। 97 अनवांटेड साउंड नॉइज कैन डैमेज साइकोलॉजिकल हेल्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इमीडिएट इफेक्ट जिसका होता है वो क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स थ्रू इरिगेशन वाटर नोन एज, दिस इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन। तो इसके बारे में पहले भी हुआ था, डायरेक्ट इसमें रूट को पानी दिया जाता है, पानी का वेस्टेज नहीं होता। तो ग्रीन एग्रीकल्चर ऐसे सिस्टम को बोलते हैं, ये ग्रीन एग्रीकल्चर का पार्ट है ड्रिप इरिगेशन। द कलर ऑफ द रेड सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ होता है, आयरन ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से ये लाल होती है। ड्यू टू आयरन ऑक्साइड इट्स कलर इज रेड। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट in this video we will complete 50 questions, top 50 questions। इन 50 का मतलब 50 नहीं है, आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन और सर्च करने हैं, ऑप्शंस पर जाना है। अगर आप इन 50 क्वेश्चन से 100 एंड 120 क्वेश्चन बना पाते हैं तभी आप इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। Algal bloom is the rapid increase in the population of algae in an aquatic system as a result of the excess nutrients flowing into the water from the fertilizers used in agricultural fields. Which two nutrients are particularly responsible for algal bloom? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। These two nutrients are particularly responsible for algal bloom। तो स्टूडेंट्स ये क्लास टॉप 50 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखना को मिला होगा। और अगर आप 2023 का ओलंपियाड ग्रीन ओलंपियाड दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।